हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा पांडे क्रेजी लर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी साइंस की क्लास 6 की कवर कर रहे थे और ये जो हम लोग एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं ये न्यू एनसीईआरटी है। फ्रेंड्स, मैंने आपसे बोला था कि अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको काफ़ी चेंजमेंट दिखाई देंगे ओल्ड एडिशन से, ठीक है। और ये अपनी तरह का प्रथम संस्करण है जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 के अनुशंसाओं के अनुरूप तैयार किया गया है। अगर आप इनके चैप्टर्स देखेंगे, चैप्टर के नेम में भी काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वजह से हमें अभी न्यू एनसीईआरटी प्रिपेयर करके चलनी है। अब फ्रेंड्स, बात करें कि किन किन एग्जाम्स के लिए यूजफुल है, तो जिस भी एग्जाम में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सीटेड पेपर 2 में साइंस वाले पोर्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। केवीएस पीआरटी में अगर हम बात करें तो ईवीएस वाले पोर्शन में काफ़ी क्वेश्चन पुटअप हुए थे साइंस 6 to 8 से, इसलिए मैं इसे कवर करा रही हूँ फ्रेंड्स। अच्छा, इसमें हम लोग कौन सा चैप्टर कवर करने वाले हैं, तो फ्रेंड्स मैंने आपको बोला था कि चैप्टर 1 जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो चैप्टर 1 जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड है। और फ्रेंड्स, इसे आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। इसमें समरी टाइप में दी गई है कि आगे हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। इस बुक में अलग अलग चैप्टर्स में चैप्टर 2 हम कवर कर चुके थे, सजीव जगत में विविधता। चैप्टर 3 भी हमने कवर कर लिया था, चैप्टर 4 भी और चैप्टर 5 भी। आज हम चैप्टर 6 डिस्कस करने वाले हैं जो कि है हमारे आसपास की सामग्री। इसे हम कैसे कवर करते हैं, तो फ्रेंड्स इसके लिए मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि जब आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठते हो आपको पता नहीं चलता कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहाँ पर हैं, किन से क्वेश्चन बन सकते हैं, और आपका टाइम भी काफ़ी वेस्ट होता है इधर उधर की चीज़ों में जो उसमें बच्चों को समझाने के पर्पज़ से लिखी गई हैं। इसलिए फ्रेंड्स मैं इसे बहुत ही अच्छे से कवर कराती हूँ और आप मेरे चैनल में जुड़े रहेंगे तो एनसीईआरटी में और भी सब्जेक्ट्स भी कराऊंगी। 6 to 12 पूरी एनसीईआरटी कराने वाली हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर 6 है वो है हमारे आसपास की सामग्री, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, अलग अलग सामग्री मतलब जो अलग अलग चीज़ें हैं वो कैसी होती हैं, मतलब कैसे भारी होती हैं, हल्की होती हैं, कुछ चमकदार होती हैं, कुछ चमकहीन होती हैं, इस टाइप की सारी इसमें वर्गीकरण किया गया है और ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। न्यू एनसीईआरटी में आपको अधिकांश चैप्टर्स जो हैं उनके स्टार्टिंग में आपको एक संस्कृत का श्लोक देखने को मिलता है, इस चैप्टर में भी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हम लोग श्लोक जरा से देख लेते हैं क्या इसमें कहा गया है, ठीक है। इसमें कहा गया है उपादानम भवेत् तस्या, फिर मूषायाः मृत्तिका लोहमेव च, ठीक है। ये रत्न समुच्चय से लिया गया है और इसका मतलब क्या है, लिखा है मूसा या क्रूसिबल। अब देखिए इसका भी अर्थ यहाँ पर बताया गया है कि मूसा या क्रूसिबल है क्या, पदार्थों को गलाने के लिए उपयोग किए जाने वाला पात्र। अब ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेंड्स अगर हम बात करें सीटेट या ये केवीएस पीआरटी, इसमें बहुत डीप में क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पदार्थों को गलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पात्र को क्या कहा जाता था, इस टाइप से, है ना। तो ध्यान रखना है, मूसा या क्रूसिबल पदार्थों को गलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पात्र है। और बताया गया इसको बनाने के लिए जो प्रयुक्त सामग्री है वो कौन कौन सी है, मिट्टी और लोहा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखना है ये बात हमें। आगे हम लोग बढ़ते हैं। लिखा है सभी वस्तुएं किसी न किसी सामग्री से बनी होती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। आपको अपने आसपास कोई भी वस्तु दिखाई देगी फ्रेंड्स तो वो किसी ना किसी सामग्री से, किसी ना किसी मटेरियल से बनी होती है, और एक ही वस्तु कई सारे मटेरियल से भी बनी हो सकती है ना। तो बताया जा रहा है कि जैसे कागज, लकड़ी, कपड़ा, कांच, धातु, प्लास्टिक, मिट्टी, किसी ना किसी चीज़ से ज़रूर वो बनी होगी। और किसी वस्तु को बनाने के लिए, मान लीजिए कोई वस्तु है, उसको बनाने के लिए जो भी पदार्थ उपयोग किए जा रहे हैं, पदार्थ या पदार्थों का मिश्रण, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम सामग्री या मटेरियल, इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है, ये बोलते हैं। ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि जो वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है अगर क्वेश्चन इस टाइप से आया और ऑप्शन आपको दिए गए तो हो सकता है आपको 2 ऑप्शन वहाँ पर सही लग रहे हो कि ऐसा ये भी तो हो सकता है, लेकिन जो एग्जामिनर है वो उसी को सही करेगा जो एनसीईआरटी में जो वर्ड उसके लिए मेंशन है। तो ध्यान रखना, किसी वस्तु को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ या पदार्थों का मिश्रण सामग्री कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखनी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले सबसे पुराने मिट्टी के बर्तन। अब आपको लग रहा होगा ये तो हिस्ट्री आ गई,
तो फ्रेंड्स हाँ हिस्ट्री आ गई है। एक्चुअली न्यू एनसीईआरटी की जो बुक्स आपको देखने को मिलेंगे उसमें एक ही सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट में आपको कई सारे सब्जेक्ट सिखाने की कोशिश की गई है, कुछ ना कुछ उसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले सबसे पुराने मिट्टी के बर्तन जो है वो कहाँ पाए गए हैं। ध्यान रखना है सबसे पुराने मिट्टी के बर्तन लहुरा देव और बलूचिस्तान में जो मेहरगढ़ पड़ता है वहाँ पर पाए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लहुरा देव जो कि गंगा के मैदानों में पड़ता है और बलूचिस्तान मेहरगढ़ में यहाँ पर पाए गए हैं सबसे पुराने मिट्टी के बर्तन भारतीय उपमहाद्वीप में। ठीक है, और ये कितने पुराने हैं? लगभग 7000 से 8000 वर्ष पुराने। ठीक है, 7000 से 8000 वर्ष पुराने, इतनी बात आपको ध्यान रख के चलनी है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ लिखा है लगभग 4000 सामान्य संवत पूर्व। सामान्य संवत पूर्व मतलब बिफोर कॉमन एरा, इसको ही हम क्या बोलते हैं? इसको ही हम बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी को ही बिफोर कॉमन एरा भी बोलते हैं, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। ये कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया भी हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी हिस्ट्री वाले में आई थिंक सिखाया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि 4000 सामान्य संवत पूर्व या 4000 बीसीई में जो सिंधु सरस्वती मैदान है, सिंधु सरस्वती मैदान मतलब ये देखिए, ये हमारा ऐसे करके ऐसे जो भारत है हमारा प्यारा ये है, और यहाँ पर आपको पता होगा ऐसे सिंधु नदी जाती है, फिर सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ऐसे 5 नदियाँ आपको ये मिलेंगी। ठीक है, तो फिर यहीं पर ही फ्रेंड्स इसी को ही कहा गया, ये जो एरिया है इसको ही बोला गया सिंधु सरस्वती मैदान। ठीक है, तो बताया गया सिंधु सरस्वती मैदानों में मिट्टी के बर्तनों का निर्माण हुआ। चाक घुमाकर, जो चाक घुमाकर आपने देखा होगा कुम्हार बनाते हैं, रंगाई है, विविध रंगों के सुरक्षात्मक या सजावटी लेप। देखिए इसके लिए स्लिप वर्ड का यूज हुआ है। विविध रंगों के सुरक्षात्मक या सजावटी लेप मतलब आपने देखा होगा कि कोई मिट्टी का बर्तन पहले बनाया गया, फिर उस पर कोई ना कोई रंग किया जाता है। अब वो रंग उसको सुरक्षा भी प्रदान करता है, साथ ही साथ सजावट भी उसमें की जाती है जिससे वो सुंदर दिखे, है ना। तो वही बता रहा है विविध रंगों के सुरक्षात्मक या सजावटी लेप, जिनको स्लिप कहते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, स्लिप का प्रयोग होना चालू हुआ था सिंधु सरस्वती के मैदानों में। आपको देखने को मिलता है सजावटी पेंटिंग इत्यादि तकनीकें विकसित हुई थी। तो ध्यान रखना है ये सारी बातें। ठीक है, लगभग 4000 बीसीई मतलब बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, सामान्य संवत पूर्व। आगे ही यहाँ बताया जा रहा है हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें, जो कि 2600 से 1900 बीसीई की अगर हम बात करें में, ये जो टेक्निक है ये और विकसित हो गई। हड़प्पा सभ्यता के टाइम में ये जो टेक्निक है ये और अच्छी हो गई, और अच्छी तरीके से इनका यूज़ किया जाने लगा, जिसमें चमकदार लाल सतह पर काले रंग के डिजाइनों से ज्यामिति पैटर्न व जानवरों, और कौन कौन से जानवर, जली व स्थली, दोनों को ही चित्रित किया गया था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में हम देखें तो लाल सतह होती थी और उस पर काले रंग के डिज़ाइन बने होते थे, और ये डिज़ाइन कैसे हो सकते थे? ज्यामिति मतलब ऐसे ट्राइंगल शेप हो गया या लाइनिंग हो गई, इस तरीके से कुछ भी है ना, ज्यामिति पैटर्न, और साथ ही साथ जानवरों के चित्रों को भी चित्रित किया गया था। ये सारी बातें हमें ध्यान रख के चलनी है फ्रेंड्स, क्योंकि एनसीईआरटी में जो चीज़ें मेंशन है क्वेश्चन उन्हीं से ही बनते हैं। आगे हम लोग देखें तो लिखा है मिट्टी का, अब ये देखिए जब मिट्टी के बर्तन बनाते थे तो क्या करते थे? सबसे पहले मिट्टी का चुनाव करते थे, मिट्टी का चयन करते थे कि कौन सी मिट्टी सही रहेगी ये बनाने के लिए, है ना, क्योंकि हर तरीके की मिट्टी तो नहीं सही हो सकती, इसमें बहुत ज़्यादा कंकड़ हो तो उनसे आप कैसे बना पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके की मिट्टी लेते थे जिनसे अच्छी तरीके से बन सके। फिर उस मिट्टी को साफ़ करते थे, मतलब जो बड़े बड़े कंकड़ वगैरह है वो ऐसे ही हाथ से ही निकाल दिया, साफ़ कर लिया। फिर उसे छानते थे, जैसे छोटे छोटे कंकड़ वगैरह जो वो भी अच्छे से निकल जाएं। ठीक है, फिर उसे गूंथते थे मिट्टी को, और फिर घूमते पहिए पर आकार देते थे। आपने देखा होगा कुम्हार को अगर तो ये चीज़ें देखी होंगी आपने कि घूमते पहिए पर वो आकार देते हैं। फिर उसके बाद भट्टियों में उन्हीं बर्तनों को पकाया जाता था, और इस पकी हुई मिट्टी को क्या कहते थे? ध्यान रखना है, इस पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? टेराकोटा। ये जो पकी हुई मिट्टी है इसको टेराकोटा कहते हैं। फ्रेंड्स ये सारा स्टेप आपको ध्यान रखने हैं। सीटेट वगैरह ये जो टीचिंग एग्जाम्स में जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, जो सीबीएसई ऑर्गेनाइज कराती है फ्रेंड्स,
उसमें आपको इन्हीं को ही 1 2 3 4 करके ऐसे दे दिया जाएगा, 1 2 फिर इधर 3 हो सकता है, यहाँ 4 दे दे, यहाँ 5 दे दे, और फिर वह कहे कि इसे क्रम से लगाइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ध्यान रख के चलना है। आगे हम लोग देखते हैं, कहा जा रहा है कुछ बहुत बड़े भंडारण पात्र व मिट्टी के अन्य पात्रों को राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित किया गया है। मतलब बताया जा रहा है कि जो बहुत बड़े भंडारण पात्र हैं, मतलब इन बर्तनों का यूज़ किस लिए होता था, खाना बनाने के लिए और संग्रह के लिए भी होता था। मतलब जैसे जो अनाज है उसको रखने के लिए भी इनका यूज़ होता था। कुछ बहुत बड़े जो ऐसे ही भंडारण पात्र थे और मिट्टी के जो अन्य पात्र थे उनको आप अगर देखना चाहें तो कहाँ देख सकते हैं, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग बात करते हैं। कहा गया है किसी वस्तु को बनाने के लिए सामग्री का चयन उसके गुणों और उस प्रयोजन के आधार पर करते हैं जिसके लिए उस वस्तु का प्रयोग किया जाना है। फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए अगर इसका मतलब समझ नहीं पा रहे हैं और आपको स्टेटमेंट में 1 2 करके ऐसा ही एक स्टेटमेंट ये बना करके दे दिया जाओ, कहा जाए कौन सही कौन गलत, तो आप वहाँ पर नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप इस लाइन को नहीं समझ पा रहे हैं। मैं इसको समझाती हूँ। किसी वस्तु को बनाने के लिए सामग्री का चयन, मान लीजिए आपको कोई ऐसी वस्तु बनानी है, ऐसा बर्तन बनाना है जिसको गैस में चढ़ाना है हमें, ठीक है, जिसे हमें रख के पकाना है गैस में या चूल्हे में, जहाँ पर भी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप ऐसी वस्तु लोगे जो आग में पिघले नहीं, उससे बनाओगे उस बर्तन को। ठीक है, क्योंकि अगर वो आग में पिघल रहा है तो फिर वो कैसे यूज हो पाएगा, है ना। तो वही लिखा है किसी वस्तु को बनाने के लिए जो हम सामग्री यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें गैस के ऊपर रखना है तो हम प्लास्टिक की कोई चीज़ नहीं लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं अगर प्लास्टिक रखेंगे तो वो पिघलेगी। ठीक है, तो किसी वस्तु को बनाने के लिए जो सामग्री का चयन है उसके गुणों और उस प्रयोजन के आधार पर करते हैं जिसके लिए उस वस्तु का उपयोग किया जाना है। जैसे कि इसे हमें गैस के ऊपर चढ़ाना है, तो इस वस्तु का उपयोग गैस के ऊपर करना है, इस वजह से फ्रेंड्स हम प्लास्टिक नहीं लेंगे, है ना। समझ में आया होगा आई थिंक आपको ये बहुत ही अच्छे से। आगे हम लोग बात करते हैं, वस्तुओं को समूहों में व्यवस्थित करने की विधि क्या कहलाती है, वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। फ्रेंड्स, मैंने आपसे बोला था कि जो वर्ड्स होते हैं ये हमें इंग्लिश में भी पढ़ करके चलने हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार आपको ये जो वर्ड्स हैं ये हिंदी में ऐसे करके देवनागरी लिपि में लिख के दे दिए जाते हैं और फिर आपको लगता है क्या हो गया मेरे साथ, है ना। तो इस वजह से इस तरीके से आप कभी भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए तो ये वर्ड इंग्लिश हिंदी दोनों में ही ध्यान रख के चलिए। ठीक है, तो वस्तुओं को समूह में व्यवस्थित करने की विधि क्या कहलाती है, वर्गीकरण। भाई किसी भी मान लीजिए कई सारी वस्तुएं हैं तो हम उनको बहुत सारे आधारों में वर्गीकृत कर सकते हैं, है ना। तो ये विधि वर्गीकरण कहलाती है। आगे हम लोग बात करते हैं द्युतिमय सामग्री या लस्ट्रस मटेरियल क्या होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी ध्यान रखना है, द्युतिमय सामग्री या लस्ट्रस मटेरियल क्या होते हैं। तो जिन सामग्रियों की सतह प्रायः चमकदार होती है, यहाँ द्युतिमय से ध्यान रखना है, चमक से रिलेटेड है कि जिसमें चमकदार हो, जो सामग्री चमकदार हो, उसमें चमक हो, उसको हम क्या बोलते हैं, द्युतिमय सामग्री। सामान्यतः जो धातुएं हैं उनमें एक विशेष तरीके की चमक पाई जाती है। ठीक है, जैसे लोहा, तांबा, जस्ता। ठीक है, ये द्युतिमय सामग्री के उसमें आती हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये भी इसमें आगे बताया गया है कि जरूरी नहीं है कि हर धातु आपको चमकदार ही लगे, क्योंकि जब उसकी सही से केयर नहीं की जाती, बहुत पुरानी हो जाती है, तो उसमें से भी चमक चली जाती है। साथ ही साथ फ्रेंड्स ये भी बताया गया कि हर चमकदार वस्तु धातु नहीं होती है। ठीक है, हर चमकदार वस्तु धातु नहीं होती। कुछ सामग्रियों की सतह को पॉलिश करके, कई बार आपने देखा होगा मेज वगैरह जो लकड़ी की बनी होती है उनको इस तरीके से पॉलिश करके इतने अच्छे से चमकदार उनको बनाया जाता है कि वो मतलब काफ़ी शाइन करती हैं। ठीक है, तो जबकि वो धातु नहीं होती, वो लकड़ी है, धातु नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी उनकी सतह को पॉलिश करके क्या कर दिया गया, चमकदार बना दिया गया, यही कहा जा रहा है। जबकि कुछ अन्य को प्लास्टिक, मोम या किसी अन्य पदार्थों की पतली परतों से लेपित किया जाता है जिससे वे चमकदार दिखती हैं। ठीक है, तो हर चमकदार चीज़ धातु नहीं होती है, ये भी बात आपको ध्यान रख के चलनी है। लेकिन सामान्यतः जो धातुएं होती हैं उनमें आपको एक विशेष तरह की चमक देखने को मिलेगी। इन्हीं को ही हम द्युतिमय सामग्री या लस्ट्रस मटेरियल बोलते हैं। फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखते हैं, आगे इसमें क्या कहा गया है, द्युतिहीन सामग्री या नॉन लस्ट्रस मटेरियल क्या होते हैं। तो जिन सामग्रियों की सतह चमकदार नहीं होती है वे द्युतिहीन सामग्री कहलाती हैं। जैसे कागज, लकड़ी, रबर, जूट, इनमें आपको एक विशेष कोई चमक नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है।
आगे हम लोग बात करें नरम सामग्री क्या होती है। तो नरम सामग्री या सॉफ्ट मटेरियल क्या है, तो जिन सामग्रियों को आसानी से दबाया या खरोचा जा सकता है वो क्या होती है, नरम होती हैं। आसानी से दबाया जा सकता है उनको हम क्या बोलेंगे, नरम सामग्री, सॉफ्ट मटेरियल। पता होगा आपको नरम और कठोर का अर्थ, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है इस वजह से मैंने लिखा हुआ है। कठोर सामग्री या हार्ड मटेरियल वे सामग्रियां जिन्हें दबाना या खरोचना कठिन होता है, वे कठोर होते हैं। अच्छा, ये जो नरम और कठोर का गुण है ये सापेक्ष होता है। सापेक्ष का मतलब फ्रेंड्स ऐसा है, जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, जैसे रबर जो होता है वो स्पंज से कठोर होता है। आप रबर को देखिए, एक तरफ स्पंज आपने देखा होगा, तो स्पंज को जब आप दबाएंगे तो ये आपको सॉफ्ट दिखेगा रबर की अपेक्षा। और वहीं अगर मैंने आपसे बोला कि नहीं फ्रेंड्स आपको रबर और यहाँ पर आपको मैं कुछ लोहे, जैसे दरवाज़ा, लोहे का दरवाज़ा, ये मैंने एग्जांपल आपको दिया, तो फ्रेंड्स आप तुरंत कहोगे कि रबर नरम है दरवाजे की अपेक्षा। अब देखिए अब यहाँ आप इसको नरम बोल रहे हो, और अभी जब मैंने आपसे पहले पूछा था तो आप बोल रहे थे रबर कठोर है स्पंज की अपेक्षा। तो इस वजह से ये गुण सापेक्ष होता है, ठीक है। कोई वस्तु किसी वस्तु के सापेक्ष नरम हो सकती है, जबकि दूसरी वस्तु के सापेक्ष वो कठोर हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात है, ये सापेक्ष गुण होते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। जिन सामग्रियों के आर पार देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहा जाता है, ठीक है। आपको पता होगा ट्रांसपेरेंट, इंग्लिश में भी मैंने बोला ध्यान रख के चलना है। जिन सामग्रियों के आर पार हम देख सकते हैं उन्हें पारदर्शी कहा जाता है। जैसे जो ऐसे ही नॉर्मल आप कांच देखोगे उसके आर पार भी आप देख सकते हो, जल के आर पार देख सकते हो, हवा के आर पार, और साथ ही साथ नहीं पता है तो सेलोफेन कागज ध्यान रखना है, इस तरह से होता है। तो जो सेलोफेन कागज होता है उसके आर पार भी आप देख सकते हो, ट्रांसपेरेंट है ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल में आप कांच जल हवा तो कर लोगे लेकिन सेलोफेन कागज आपको नहीं ध्यान आएगा कैसा होता है। ध्यान रखना है ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। क्योंकि आपको 4-5 ऑब्जेक्ट दे दिए जाएंगे फिर बताना पड़ेगा, तब उस समय हमसे ये छोटी से छोटी गलतियां हो जाती हैं। पारभासी का मतलब ट्रांसल्यूसेंट, ध्यान रखना है इंग्लिश में, क्योंकि हो सकता है आपको इस तरीके से लिख के दे दे पेपर में, ट्रांसल्यूसेंट। फिर आप क्या करोगे, आप कहोगे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना है पारभासी को ही ट्रांसलूसेंट कहते हैं। जिन सामग्रियों के आर पार देखा तो जा सकता है किंतु स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता उन्हें पारभासी कहा जाता है। जैसे बटर पेपर और फ्रॉस्टेड कांच, आपने देखा होगा खिड़कियों में कई बार इस तरीके के कांच भी देखे होंगे, फ्रॉस्टेड कांच, मतलब आपको दिख तो रहा है पर स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा, ठीक है। और बटर पेपर जो होता है ये किस में आ रहे हैं, ध्यान रखना है ट्रांसल्यूसेंट में आ रहे हैं, मतलब दिख तो रहा है किंतु स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा। अपारदर्शी क्या होते हैं, जिनमें आप जिन सामग्रियों के आर पार आपको दिखाई ही ना पड़े उसको हम अपारदर्शी या ओपेक ऑब्जेक्ट या ओपेक मटेरियल जिसकी भी आप बात कर रहे हैं वो कहते हैं। जैसे लकड़ी का बोर्ड आर पार आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, गत्ता जो धातुएं होती हैं उनके आर पार भी आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम लोग बढ़ते हैं, सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल पढ़ते हैं, घुलनशील और अघुलनशील। ये क्या है, तो घुलनशील किसी चीज को हम तब कहेंगे जो पूरी तरह घुल जाए, और अघुलनशील या इनसॉल्यूबल जो पूरी तरह ना घुले। जैसे चीनी जो है वो पूरी तरह घुल जाती है पानी में तो हम क्या बोलेंगे, चीनी जो है वो घुलनशील है पानी में, और बालू जो है पानी में नहीं घुलती तो हम क्या कहेंगे, बालू अघुलनशील है पानी में। आगे हम बात करें, जल हमारे शरीर में होने वाली प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह बहुत सी सामग्रियों को घोल सकता है। तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, यही एक एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। हो सकता है अभी आपको बहुत इजी लग रहा हो कि हाँ जल हमारे शरीर में होने वाली प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि बहुत सी सामग्रियों को घोलता है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा ना कि जल हमारे शरीर में होने वाली प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि, फिर डैश कर दिया और फिर 4 आपको यहाँ पर ऑप्शंस दे दिए, तो फ्रेंड्स उसमें आपको 4 में से 2 भी सही लग सकते हैं कि हाँ ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, लेकिन एग्जामिनर जो है वो वही आंसर सही करेगा जो एनसीईआरटी में मेंशन है। इसलिए ध्यान रखना है क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बहुत सी सामग्रियों को अपने आप में घोल सकता है।
आगे यहाँ पर कहा जा रहा है कुछ द्रव जो होते हैं वो जल में पूरी तरह मिल जाते हैं किंतु कुछ नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना, कुछ द्रव मतलब जो लिक्विड्स होते हैं जरूरी नहीं कि वो दूसरे लिक्विड में पूरी तरह घुल ही जाएं। जैसे कि आप ऑयल देखोगे और एक तरफ वाटर लो अगर, तो ऑयल वाटर में आप सरसों का तेल देखिए यहाँ पे और यहाँ पर आप वाटर लीजिए तो देखिए पूरी तरह नहीं घुलेगा और एक अलग से लेयर टाइप में ऊपर ये फॉर्म कर लेगा। तो ध्यान रखना है कि कुछ द्रव ही पूरी तरह मिल पाते हैं और कुछ नहीं। अगर सभी करके आ जाए तो ये गलत हो जाएगा। कुछ गैस जल में पूरी तरह घुल जाती है तथा कुछ नहीं घुलती। गैसों के बारे में भी ये बात ध्यान रखनी है। जैसे ऑक्सीजन जो है ये जल में पूरी तरह घुल जाती है, ध्यान रखना, पूरी तरह घुल जाती है। कौन सी? ऑक्सीजन। ये जल में रहने वाले जंतुओं और पौधों के अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जल में पूरी तरह घुल जाती है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़े ORS के बारे में फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़िएगा, याद रखिएगा। पहली बात तो इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना है हमें, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अच्छा, इसका उपयोग किस लिए होता है? तो इसका उपयोग दस्त या अन्य कारणों से जो पानी की कमी होती है, पानी की कमी आपने यूज़ भी किया होगा, पानी की कमी जब हमारे शरीर में हो जाती है या निर्जलीकरण हम बोले, उसके उपचार हेतु किया जाता है। ठीक है, और ये ORS जो है ये आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी उपलब्ध होता है और इसकी एक पैकेट को 1 लीटर पानी में घोला जाता है। फ्रेंड्स, जब स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनते हैं तो इन्हीं सारे जितने पॉइंट दिए गए हैं इनसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। सारा ध्यान रखना है कि 1 पैकेट ORS को 1 लीटर पानी में घोला जाता है। तो हम इसे घर पर कैसे बना सकते हैं? तो हमें पहले क्या करना है, पानी को उबालना है और फिर उसको ठंडा करना है और फिर उसमें 6 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक मिला लेना है। इस तरह हम घर पर भी ORS तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान रखना है ये क्वांटिटी बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हेरफेर यहीं से ही कर सकता है। आगे देखेंगे कोई सामग्री हल्की है या भारी, इसका पता द्रव्यमान नामक गुण को माप कर किया जा सकता है जबकि उनके आयतन जो है वो समान हो। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक एग्जाम्पल टाइप में दिया हुआ था, समान मेजरमेंट के 2 गिलास मान लीजिए, एक में आपने पानी भरा, ठीक है, और एक में आपने यहाँ पर बालू भरा है, ठीक है, पूरा ऊपर तक। ठीक, अब ये देखिए आयतन तो इनके समान हो गए, ये पता करना है कि कौन मतलब कौन जो है वो भारी है। तो हम क्या करेंगे, इनका द्रव्यमान हम पता करेंगे। ठीक, इनको हम द्रव्यमान अगर हम इनका पता करें उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन भारी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही यहाँ पर बात बताई गई है, कोई सामग्री हल्की है या भारी, इसका पता हम लोग द्रव्यमान या मास नामक गुण को माप कर सकते हैं जबकि उनके आयतन समान हो। समझ में आया फ्रेंड्स? फिर जो सामग्री भारी होती है उसका द्रव्यमान अधिक होता है और जो हल्की होती है उसका द्रव्यमान कम होता है। ठीक है, और यदि उनके आयतन समान हो, ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ बताई गई है। आगे देखिए, सामान्य भाषा में द्रव्यमान के लिए भार का भी प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह भार से निर्धारित होता है। फ्रेंड्स, नॉर्मली हम लोग भार और द्रव्यमान एक ही उसको कह देते हैं कि इसका कितना भार है, ऐसे बोल देते हैं, जबकि भार W बराबर होता है mg। मतलब यहाँ पर आपका द्रव्यमान के साथ साथ जो g है इसकी वैल्यू भी हम लोग साथ में काउंट करते हैं भार में, अगर हम बात करें फिजिक्स में। ठीक है, ये आप आगे चैप्टर्स में पढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान जो है किसी वस्तु का नहीं बदलता। जैसे आप पृथ्वी में रहेंगे तो द्रव्यमान जितना है उसका उतना ही रहेगा, और आप जब किसी और ग्रह में मान लीजिए जाते हैं जहाँ पर जी की वैल्यू आपको कम भी मिलती है या जी की वैल्यू नहीं है, जितना भी है, तो आपको वहाँ भार डिफरेंट देखने को मिलेगा क्योंकि W बराबर m इंटू जी की वैल्यू भी इसमें चाहिए। जबकि द्रव्यमान आपको जो यहाँ पर मिलेगा वही आपको दूसरी जगह आप कहीं पर भी जाएंगे द्रव्यमान वही होगा। ठीक है, तो थोड़ा ये डिफरेंस है, पर नॉर्मली हम लोग द्रव्यमान और भार एक ही उससे यूज कर लेते हैं क्योंकि यह भार से निर्धारित होता है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। आगे हम लोग द्रव्य की बात करें। ठीक है फ्रेंड्स, द्रव्य ध्यान रखना है, ये द्रव नहीं है। द्रव मतलब लिक्विड, द्रव्य अलग है। ठीक है, द्रव्य मतलब आप पदार्थ से एक तरीके से ले सकते हो, मटेरियल। ठीक है, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और द्रव्यमान रखती है, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और उसमें द्रव्यमान होता है उसको हम क्या कहते हैं, द्रव्य। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं द्रव्यमान द्रव्य की मात्रा को बताता है
और इसे ग्राम या किलोग्राम की इकाइयों में मापा जाता है। तो ध्यान रखना है जो यहाँ पर बात बताई गई है कि इसे ग्राम और किलोग्राम में मापा जाता है द्रव्यमान। और द्रव्य द्वारा जो घेरा गया स्थान होता है वो उसका आयतन होता है। जैसे फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया था गिलास वाला एग्जांपल देके कि मान लीजिए इसमें ऊपर तक पानी भरा है, तो पानी ने ये जो गिलास का इतना स्थान घेरा है, यही इसका आयतन है। आगे हम लोग देखते हैं आयतन को किस में मापते हैं, लीटर या मिलीलीटर की इकाइयों में मापते हैं। ठीक, लेकिन अभी फ्रेंड्स हम आगे देखेंगे एसआई मात्रकों को। मैंने एसआई मात्रकों के बारे में पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया था। तो द्रव्यमान की जो एसआई इकाई है, मतलब कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रणाली है उसमें जो मात्रक माने जाते हैं उसी को हम एसआई प्रणाली बोलते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान की जो इकाई है उसको हम किलोग्राम जो है वो एसआई मात्रक है, इसका ध्यान रखना है। और आयतन की जो इकाई है वो कौन सी है, तो ये आपको ध्यान रखनी है कौन सी है, मीटर क्यूब या घन मीटर, मीटर क्यूब या घन मीटर। और 1 मीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर होता है, तो 1000 लीटर के बराबर होता है, ये भी बात ध्यान रखनी है। ठीक, तो आयतन की जो एसआई प्रणाली में जो इकाई है वो है घन मीटर या मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। और यहाँ पर लिखने की बात कही गई है कि हम लोग केजी को कैसे लिखेंगे, तो स्मॉल के और स्मॉल जी इस तरीके से लिखते हैं। ठीक, के और जी के बीच में गैप भी गलत है, के और जी के बाद जो पॉइंट लगाते हैं वो भी गलत है। इसमें जो हम लोग केजी एस लगा देते हैं किलोग्राम से ऐसे दिखाने के लिए, ये भी गलत है। कैपिटल में भी केजी, ये भी गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसे आपको 2 केजी लिखना है तो 2 के बाद आपको स्पेस देना पड़ेगा, फिर आप केजी लिखोगे। ठीक है, इस तरीके से अगर आसपास लिख रहे हो तो भी गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बातें सारी बताई गई हैं तो इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे आपको ध्यान रखना है कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर मैंने बता दिया। अब लीटर को कैसे लिखते हैं, तो कैपिटल एल में लिखेंगे, स्मॉल एल में नहीं। ठीक है, और मिलीलीटर को एम स्मॉल में और एल कैपिटल में, इस तरीके से आपको लिखना है। और ये ml जो इस तरीके से लिखते हैं ये भी गलत है। ठीक है, और वही बात है कि 2 के बाद आपको जैसे स्पेस देना है, पहले कोई अंक फिर स्पेस फिर उसके बाद ml, आप इस तरह से लिखोगे, ये गलत होगा। ठीक, ये ध्यान रखना है। अब फ्रेंड्स बस ये लास्ट में हमें थोड़ी सी चीज़ देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब चीज़ें नई ऐड हुई हैं तो क्वेश्चन बन सकते हैं। अब क्योंकि हम लोगों ने इसमें वर्गीकरण के अलग अलग आधार देके, भारी, हल्का, चमकदार, चमकहीन, इस तरीके से, ऐसे ही इसमें बताया गया है कि प्राचीन भारत में भी ऐसी ही वर्गीकरण प्रणाली विद्यमान थी। और आगे बताया जा रहा है आयुर्वेद जो कि भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में से एक है, उसमें भी भौतिक पदार्थों को समूह में बांटने की एक प्रणाली है। और उसके लिए एक यहाँ पर आपको श्लोक दिया गया है, गुरु मंद हिम स्निग्ध श्लक्ष्ण सांद्र मृदु स्थिराः गुणाः ससूक्ष्म विशदाः विंशतिः सविपर्ययाः। ठीक है, ये अष्टांग हृदय सूत्र से लिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें कहा क्या क्या गया है। तो लिखा है इस श्लोक में यथार्थ रूप से 20 गुणों, ठीक है, मतलब विपरीत गुणों के 10 जोड़े यहाँ पर आपको अभी समझ में आएगा आगे, इनके बारे में बताया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जिनका उपयोग आयुर्वेद में सभी भौतिक पदार्थों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। और इन गुणों का उपयोग सभी जीवित प्रणालियों, पौधे, जंतु, मनुष्य एवं पर्यावरण और भोजन का वर्णन करने के लिए भी किया जा सकता है। अब पहले आप ये गुण देखेंगे। देखिए, इनसे ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि मान लीजिए आपसे यहाँ पर कह दिया गया कि मुलायम को हम आयुर्वेद प्रणाली में और क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पर ऐसे लक्षण जो वर्ड दिया गया है, ठीक है, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। इसलिए इसमें जो जो भी दिया गया है, ठीक है, इसको आप पढ़ लेंगे एक बार अच्छे से। ठीक है, जैसे गुरु मतलब भारी, और इसका अपोजिट यहाँ पर दिया गया लघु, मतलब जो भार में हल्का होता है, गुरु का लघु। ऐसे ही मंद का, मंद मतलब धीमा, इसका तीक्ष्ण या त्वरित दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही आपको सारे वर्ड यहाँ पर ध्यान रखने, हिम का ठंडा, स्निग्ध का चिकना, श्लक्ष्ण का मुलायम, और इनके जो अपोजिट वर्ड हैं इनको भी ध्यान रख के चलने हैं। सांद्र का ठोस, मृदु, मुलायम, स्थिर, सूक्ष्म, और विशद, विशद मतलब गैर चिपचिपा, और पिछल मतलब होता है चिपचिपा। ठीक है,
तो इस तरीके से जितने यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं आप वीडियो पॉज करके एक बार ज़रूर इन्हें पढ़ लीजिएगा। जैसे सूखा के लिए रूक्ष वर्ड यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन ये एक्सरसाइज में दिया हुआ था, यहाँ पर ही सॉल्व करिए। जैसे लिखा है जिनके आर पार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, पारदर्शी। स्थान गिरता है और इसका द्रव्यमान होता है उसे हम बोलते हैं द्रव्य। चमकदार सतह मतलब द्युतिमय, और जल में पूरी तरह घुल जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, घुलनशील। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो। फ्रेंड्स अगर पसंद आया है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।